हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर्स पार्ट 1 के। सबसे पहले व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। अब अगर इसका आंसर लिखना है तो हमें वन लाइनर है, शॉर्ट में लिखना है। व्हाट इज प्राइस रिलेटिव? आंसर है द रेशियो P1 upon P0 is called price relative of an item. That's it. The ratio P1 upon P0 is called price relative of an item. Next question. Which method is more suitable to compare the changes in a variable at two different time period? तो कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है? तो दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड बेस और चेन बेस। तो फिक्स्ड बेस मेथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर चेंजेस। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी आ सकता है। लॉन्ग टर्म चेंजेस फिक्स्ड बेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस चेन बेस। अगर सिर्फ चेंजेस आता है तो फिक्स्ड बेस। इफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम फॉर अ सर्टेन ईयर इज 130, इंटरप्रेट इट। क्वांटिटी इंडेक्स 130 है तो उसका मतलब क्या है? अब इसका आंसर होना चाहिए इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एन आइटम हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। quantity of an item has increased by 30%. Next, what is base year? अभी ये important है। A normal year selected for comparison with current year is called base year. You have to be very specific, one liner है, ऐसे नहीं लिखना है। A normal year selected for comparison with current year is called as base year. Write the formula for conversion of chain base into fixed base. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेन बेस को फिक्स्ड बेस में, यानी हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिए गए होंगे और हमसे वो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जिसमें डिवाइडेड बाय 100 होता है। नेक्स्ट, डिफाइन इंडेक्स नंबर। अब द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड compared to its value in the base period is called index number. The percentage change शब्द होना चाहिए in value of variable for current period compared to its value in the base period is called index number. जो पॉइंट्स होने चाहिए वो मैंने अलग कलर में डाल दिए हैं। डिफाइन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। द नंबर showing percentage change in cost of living of people of certain section of society. अब देखो, परसेंटेज चेंज बताएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग में ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब रिच क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अलग होता है, मिडिल क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अलग होता है, पुअर क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अलग होता है। करेक्ट? तो ध्यान रखना, सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर्ड आना चाहिए। द नंबर शोइंग परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसको लर्न कर लेना। व्हाट इज वेट? द नंबर एसोसिएटेड विथ आइटम्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस। ये भी एक नंबर है which is in proportion to their importance is called weight. तो proportion to their importance important है, ये शब्द आना चाहिए। What is implicit weight? अब देखिए, implicit weight का मतलब होता है implied weight। जैसे मान लीजिए आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं जिसमें आप राइस, दाल और शुगर ले रहे हैं, तो इसका इम्प्लाइड वेट है 3, क्योंकि 3 आइटम्स हैं। करेक्ट? मान लीजिए आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं व्हीट और राइस का, तो इसमें इम्प्लाइड है कि 2 कमोडिटीज हैं, तो इम्प्लाइड वेट क्या है? 2। तो इम्प्लिसिट वेट इज इम्प्लाइड वेट, जो अंडरस्टूड है, जितनी आइटम्स हैं वो वेट्स हैं। तो when weights are according to the number of varieties of items selected in construction of index number is called implicit weight. 3 आइटम सिलेक्ट की तो 3 होगा वेट, करेक्ट? और 4 आइटम सिलेक्ट की तो 4 होगा, राइट? तो इम्प्लिसिट वेट मीन्स इम्प्लाइड, जितनी आइटम्स हैं उतना वेट है। तो नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ एन आइटम सिलेक्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट। इंपॉर्टेंट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। कौन सी टेस्ट सेटिस्फाई करता है? तो 2, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। याद रहे, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 बेसिक टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है। फिशर्स इंडेक्स नंबर एक आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, ये भी वन लाइनर आ सकता है, और उसका एक रीजन ये भी है कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है।
What is chain based index number? When a fixed year is not taken as the base year, but immediate previous year is considered as base year. Fixed year is not taken, but immediate previous year is taken as base year for comparison, then such index number is called as chain based index number. Then such index number is called as chain based index number. ये भी एक important है. Next, the price index of oil is rupees 500. State whether the statement is correct or false. If false, correct it. तो false है. The price index of oil is 500. इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होता है, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लग सकता. करेक्ट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर. विच इंडेक्स नंबर इज यूज टू फाइंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन? रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइट द फॉर्मूला. इस पे 2 मार्क्स का भी सम आता है इन्फ्लेशन पे. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंडेक्स नंबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, याद रहे, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है. अब उसका फॉर्मूला लिखिए. तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है, 2 लाइंस में यूज करें आप, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ. सम में भी 2 मार्क के सम में आता है. एक इंडेक्स नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस डिवाइडेड बाय छोटा इंटू 100. बड़े इंडेक्स नंबर में से छोटा इंडेक्स नंबर माइनस डिवाइडेड बाय छोटा इंडेक्स नंबर इंटू 100. अब ये फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते ना, फॉर्मूला तो ये लर्न करना पड़ेगा. नेक्स्ट, विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड आउट रेट ऑफ डीएनएस अलाउंस? तो उसका आंसर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर. In fixed base method, base year is fixed and all the values are compared with that fixed value. In chain based method, immediate previous year is considered as base year. तो ये बड़ा सिंपल है. Next, in which method does the base year changes every year? तो chain based index number, correct. Next, which is the appropriate average for construction of index number? Most important, appropriate कौन सी होती है? ये MCQs में भी आ चुका है. Geometric mean, इसका आंसर है geometric mean is appropriate average. How should be the base year in calculation of index number be selected? So a normal year should be selected as base year. It should be free from natural calamities, political ups and downs, etc. Most important, ये मेरे को लगता है आएगा एग्जाम में. Which index number measure changes in general price level in country? General price level. अब general price level यानी इन्फ्लेशन नहीं होता है. करेक्ट. नहीं पढ़ा होगा ना तो नहीं लिख पाएंगे. होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी इसमें बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर कोरिलेशन. डिफाइन कोरिलेशन. If there are simultaneous change in the value of 2 variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between 2 variables. So simultaneous change in the value of 2 variables due to direct or indirect cause effect, right? Define correlation coefficient. अब ध्यान से देखना कि कोरिलेशन की डेफिनेशन पूछिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की पूछिए, ऐसे नहीं गड़बड़ कर दो. The measure of the strength of linear correlation between two variables is called correlation coefficient. ये है measure of strength of linear correlation. Measure of strength of linear correlation, correct. वो होता है correlation coefficient. Measure of strength of linear correlation. It is noted by R. Next, अब इसका एक और definition भी है. The correlation coefficient is a numerical measure. ये मेरे को easy लगती है. The correlation coefficient is a numerical measure which shows degree of linear correlation between two correlated variables. तो ये एक numerical measure है जो डिग्री बताता है of linear correlation. तो दोनों में से जो easy लगे, दोनों टेक्स्ट बुक की हैं. ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है. जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एज, तो जैसे एज बढ़ती है ना तो प्रीमियम बढ़ती है, करेक्ट. तो उसका आंसर है पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट. सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर. अभी ध्यान रखना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम होगा.
इसीलिए नेगेटिव कोरिलेशन। ऑल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, पहाड़ पे चढ़ेंगे, बहुत बड़ा पहाड़ होगा, वहां पर ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, करेक्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो इसमें भी नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, what can be said about the correlation between the annual import of crude oil and number of marriages during the same period? अभी कोई लेना देना नहीं है import of crude oil का और marriages का, तो इसका आंसर है न्यूसेंस कोरिलेशन। ये भी एक अच्छा है, ट्रिकी है, राइट, न्यूसेंस कोरिलेशन। नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x and y is 0.4. what will be the value of correlation coefficient if phi is added? अब आपको पता होना चाहिए, करेक्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, प्लस माइनस डिवाइड इनटू फर्क नहीं करता, तो उसका आंसर सेम रहेगा 0.4 एज आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, मेन लिमिटेशन क्या है? it gives nature of correlation and some idea about strength, but it does not give exact degree of relationship, does not give exact degree of relation, ये important है। if value of n square minus 1 is 6 times sigma d square, then what will be the value of r? अब r की वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि r का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 6 टाइम्स है सिग्मा डी स्क्वायर का, करेक्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और n स्क्वायर माइनस 1 क्या है? 6 टाइम्स सिग्मा डी स्क्वायर। तो अब सिग्मा डी स्क्वायर कट, तो 1 बचा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, करेक्ट, तो r की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, what will be the sign of r if the value of covariance is negative? अब कोवेरियंस अगर नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव, कोवेरियंस अगर पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव, कोवेरियंस 0 है तो r 0 है। साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स डिपेंड्स अपॉन कोवेरियंस, तो ये एक और वन लाइनर है। on what does the sign of r depends? तो the sign of r depends upon the covariance between x and y। अब लीनियर रिग्रेशन के वन लाइनर्स। define linear regression, a functional relationship, linear regression क्या है? A functional relationship between two correlated variables which helps in estimating the value of dependent variable for a given value of independent variable। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होगी वो हेल्प करता है मेजर करने में लीनियर रिग्रेशन। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनाता है, helps in estimating the value of dependent variable for a given value of independent variable। next, regression coefficient, लीनियर रिग्रेशन का डेफिनेशन अलग है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का डेफिनेशन अलग है, ध्यान देना। the value of b in the regression equation y cap is equals to a plus bx is called as regression coefficient of regression line y on x। it is also called as slope of regression line। the value of b in a regression equation y cap is equals to a plus bx is called regression coefficient of regression line y on x। उसको स्लोप भी बोला जाता है, तो ध्यान से पढ़ना क्या दिया हुआ है। स्टेट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसका आंसर है y कैपिटल होना चाहिए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x कैपिटल होना चाहिए प्लस u। अब y कौन है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, बीटा क्या है? कांस्टेंट है, u क्या है? डिस्टर्बेंस वेरिएबल, करेक्ट, और ये वन लाइनर भी आता है, व्हाट इज u इन द रिग्रेशन मॉडल? तो डिस्टर्बेंस वेरिएबल उसका आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एरर इन कंटेक्स्ट टू रिग्रेशन लाइन? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू yi and the estimated value y cap, observed value yi, estimated value y cap is called as an error in estimation। it is noted by e, और e का फॉर्मूला है y minus y cap, ये MCQ में भी आता है। Next, give the name of a method to obtain the best fit rate। अब मेथड है, राइट, तो उसका आंसर है
लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो आपको आए अगर गिव द नेम ऑफ मेथड्स टू ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, तो 3 मेथड्स हैं, स्कैटर्ड डायग्राम, लीस्ट स्क्वायर एंड मूविंग एवरेज। करेक्ट। सिर्फ यहां पर बोल रहा है मेथड फॉर बेस्ट फिटेड, तो मेथड फॉर बेस्ट फिटेड कौन सा है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। याद रहे बेस्ट फिटेड है इसीलिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। The regression coefficient is independent of which transformation? It is independent of change of origin, but not scale. Independent of change of origin, but not scale. Next, not independent. So not independent of scale. Not independent of scale. Correct? Next, what is the value of R if sample point is on the fitted line? अब R ये कहना क्या चाहता है? मान लीजिए ये मेरा एक इक्वेशन है y on x, ये y on x है। ओके, अब मेरा पॉइंट इस पर आ रहा है तो इस पे एरर होगा ही नहीं। करेक्ट। अगर वैल्यू एग्जैक्ट लाइन पर आएगी तो एरर होगा नहीं, तो द वैल्यू ऑफ एरर विल बी 0। अब ये तो ठीक है। अब मान लीजिए द अगर इधर आता है जो लाइन के ऊपर है, करेक्ट, तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए इधर आता है पॉइंट के नीचे तो एरर नेगेटिव होगा। ये भी आ सकता है कि ऑन फिटेड लाइन है तो एरर 0 है, अबव फिटेड लाइन है, अबव फिटेड लाइन है तो पॉजिटिव एरर होगा, बिलो फिटेड लाइन है तो नेगेटिव होगा। तो ऑन फिटेड लाइन 0, अबव फिटेड लाइन पॉजिटिव, बिलो फिटेड लाइन नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन फिटेड लाइन है इसीलिए एरर 0 है, अबव फिटेड लाइन एरर पॉजिटिव, बिलो फिटेड लाइन एरर नेगेटिव। Will regression coefficient change in the values of will the regression coefficient change if values of both variables are doubled? Answer is no. As both the variables are doubled, it will nullify the effect of scale. दोनों वेरिएबल्स को आप डबल कर रहे हो, आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये तो बी बाई एक्स का फॉर्मूला सबको पता है, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आर दे रखा है 0.5 इंटू एस वाई दे रखा है 4, एस एक्स दे रखा है 2, and if you will solve it you will get the answer as y. next, y cap दे रखा है, सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 10 पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर, सो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इट। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आएगा भी कि y cap इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, b अगर 0 से बड़ा है तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 1। अगर b 0 से बड़ा है तो r की वैल्यू होगी 1, और अगर b लेस देन 0 है तो r की वैल्यू होगी -1। ये रूल है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है r, वो ये b है। b अगर 0 से बढ़कर है तो r की वैल्यू +1 है, b अगर 0 से कम है तो r की वैल्यू -1 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। अब देखिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, b। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू में क्या साइन है, -3, और -3 0 से छोटा होता है तो आर की वैल्यू क्या होगी? -1। करेक्ट। इज दैट क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। करेक्ट। नेक्स्ट, which statistician used the term regression for the first time? अब ये टेक्स्ट बुक का है, राइट, और ये इसका एमसीक्यू पूछा गया था। इसका आंसर है सर फ्रांसिस गैल्टन। तो पहली बार रिग्रेशन टर्म किसने यूज किया था? सर फ्रांसिस गैल्टन ने। टाइम सीरीज, गिव एन एग्जांपल फॉर टाइम सीरीज हैविंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो डिक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ओवर ईयर्स। व्हाट इज अ टाइम सीरीज? द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल स्पेसिफिक होना चाहिए एंड अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर is called time series. The statistical data collected at specific time interval, हमेशा टाइम इंटरवल में सेम गैप होती है, एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसे होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे नहीं होगा 2005 पहले है फिर 2003 है फिर 2001 है, नहीं, डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, तो क्रोनोलॉजी समझनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन? तो कॉम्पोनेंट्स है, कुछ बच्चे बड़े बोले होते हैं ना, सीजनल कंपोनेंट लिख कर आते हैं, कंपोनेंट्स हैं मतलब एक से ज्यादा है।
तो सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन। ये तीनों कंपोनेंट्स शॉर्ट टर्म वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। याद रहे क्वेश्चन में भी हिंट है कंपोनेंट्स। तो सीजनल कंपोनेंट, साइकिल, ट्रेंड को छोड़ के बाकी सारी चीजें इन शॉर्ट। What is meant by analysis of time series? Separating out different component which influence values of series is called as time series analysis. आप जो भी कंपोनेंट्स को हैं वो अलग अलग करते हो, ट्रेंड अलग करते हो, सीजनल कंपोनेंट अलग करते हो, साइक्लिकल कंपोनेंट अलग करते हो, रैंडम कंपोनेंट तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स को अलग करना, सेपरेट करना, उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। What is the notation of the to show cyclical component? तो it is CT. इट्स वेरी सिंपल, आ गया तो मजे ही मजे। स्टेट द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड आप ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज। ट्रेंड कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेज। करेक्ट। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ व्हिच कंपोनेंट इंडिकेट्स फ्लक्चुएशन रिपीटिंग विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में सीजनल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट का विद इन 1 ईयर होता है। Set the components of time series most important: trend, seasonal component, cyclical component and random component. ये most important है। Correct? Trend, seasonal component, cyclical component and random component. When is the method of moving average more useful? तो जब हमें इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट को रिमूव करना होता है, इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट को रिमूव करना होता है, तब मूविंग एवरेज बहुत यूजफुल होता है। नाउ द लीनियर इक्वेशन, अब इसमें y कैप इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इसमें आपको बस 7 पुट करना है, दैट्स वेरी सिंपल, सो इट्स इजियर वन। करेक्ट, एंड यू गेट y कैप इज 14.7। करेक्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। स्टेजेस ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बूम एंड रिसेशन। ये आ गया ना, ये टेक्स्ट बुक के अंदर से जब पेपर सेट होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। स्टेजेस ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बूम एंड रिसेशन, अगर ये आ गया तो इसका आंसर है देयर आर 4 स्टेजेस: डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन। अब ये टेक्स्ट बुक के अंदर से जब पूछेंगे ना, करेक्ट, वन लाइनर, तो ये आएगा स्टेजेस ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ बूम एंड रिसेशन। तो स्टेजेस 4 हैं: डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन। डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन। और ये भी अच्छा है कि ये सेल्फ लर्निंग में से है। व्हेन कैन इट बी सेड दैट द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज इज नॉन लीनियर? व्हेन द वैल्यूज स्टेबलाइज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, देन इट इज सेड टू बी नॉन लीनियर ट्रेंड। तो नॉन लीनियर ट्रेंड इस बार एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है, प्लीज ये करके जाना। नॉन लीनियर ट्रेंड क्या होता है? वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगती हैं, तो उस चीज को हम नॉन लीनियर ट्रेंड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं दोनों, प्लीज करके जाना। गुड लक।